मुंबई शहर एक बहुत बड़ा फैला हुआ जीव था। यह लाखों सपनों की ऊर्जा से सांस लेता था, लेकिन समीर, रोहन और कबीर के लिए यह बिना निकास के एक भूल भुलैया जैसा लगता था। वे अपने छोटे से शहर से उम्मीद भरी आंखों और लगभग खाली जेबों के साथ आए थे। उनके दिन चिलचिलाती धूप में चलने, ऐसी नौकरी के इंटरव्यू देने जिनसे कुछ नहीं निकला, और एक तंग शोरगुल वाले कमरे में लौटने का लगातार चक्र थे जिसे वे 3 अन्य लोगों के साथ साझा करते थे। शहर शोरगुल वाला था, हमेशा चलता रहता था, और ऐसा लगता था कि अभी तक उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वे एक शांत कोने की तलाश में थे, एक ऐसी जगह जिसे वे अपना कह सकें, जहां वे अपने थके हुए शरीर और दिमाग को आराम दे सकें। घर की उनकी तलाश काम की तलाश से भी ज्यादा मुश्किल थी। हर ब्रोकर जिससे वे मिलते थे उन्हें छोटे बिना खिड़की वाले कमरे दिखाता था, जिनका किराया राजा के खजाने जैसा लगता था। वे भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरते थे, मसालों, समुद्री नमक और एग्जॉस्ट के धुएं की मिलीजुली गंध सूंघते थे, हर अस्वीकृति के साथ अपनी उम्मीद को सिकुड़ते हुए महसूस करते थे। रोहन, जो हमेशा आशावादी था, भव्य समुद्रमुखी अपार्टमेंट की ओर इशारा करता और मजाक करता, एक दिन हम वहां रहेंगे। लेकिन कबीर, जो व्यावहारिक था, बस अपना सिर हिलाता, उसकी नजर जमीन पर टिकी रहती, अपनी जेब में बचे कुछ रुपयों को गिनता। उनकी दोस्ती इस भारी शहर में उनके पास एकमात्र ठोस चीज थी। एक उमस भरी दोपहर उनकी किस्मत बदलती हुई लगी। एक बूढ़े प्रॉपर्टी ब्रोकर, एक दयालु आंखों और थकी हुई मुस्कान वाले आदमी ने उनकी कहानी सुनी। उसने उनकी दुर्दशा पर सहानुभूति व्यक्त की और एक ऐसी जगह का जिक्र किया जिसे कोई और नहीं चाहता था। यह एक पुराना बंगला है, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। बंगला नंबर 17, किराया लगभग कुछ भी नहीं है। उसने समझाया कि यह सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते थे, लेकिन लड़के बेताब थे। एक पूरे बंगले के लिए नाम मात्र का किराया, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। भूत उनके भीड़ भाड़ वाले कमरे में एक और रात बिताने की संभावना से कम डरावने लगते थे। उन्होंने तुरंत सहमति व्यक्त की। उनके दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहे थे। ब्रोकर ने उन्हें एक जंग लगी चाबी दी। बंगला एक शांत पेड़ पंक्तिबद्ध लेन के अंत में खड़ा था। समय से भुला हुआ लग रहा था। इसका पेंट उखड़ रहा था और जंगली बेलें हरी उंगलियों की तरह इसकी दीवारों से चिपकी हुई थी। यह बड़ा और शांत था, उस शहर के लगातार शोर के बिल्कुल विपरीत जिसकी उन्हें आदत हो गई थी। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, बासी हवा का एक झोंका उनका स्वागत किया। यह धूल भरा और छाया से भरा था, लेकिन यह विशाल था। यह एक घर था। हफ्तों में पहली बार उन्हें वास्तविक उम्मीद की एक चमक महसूस हुई। बंगला नंबर 17 में पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण थे। दोस्तों ने जगह साफ करने के लिए कड़ी मेहनत की, मोटी जाले और धूल की परतें हटाईं। उन्होंने फर्श साफ की और बड़ी खिड़कियां खोली, जिससे सूरज की रोशनी उन कमरों में आ जाए जो सालों से अंधेरे में थे। घर की खामोशी एक सुकून थी, शहर के कोलाहल के बाद एक कोमल मरहम। वे शाम को चौड़ी छत पर बैठते, चाय पीते और बगीचे में जुगनुओं को नाचते देखते। उन्हें लगा कि उन्हें एक पनाहगाह मिल गई है, एक गुप्त ठिकाना जो पूरी तरह से उनका था। ब्रोकर की कहानियों और अजीब घटनाओं के बारे में चेतावनी दूर की, मूर्खतापूर्ण अफवाहें लगती थीं। अजीबोगरीबी धीरे धीरे शुरू हुई, छोटी छोटी चीजों से जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। एक दरवाजा उस कमरे में चरमराहट के साथ खुल जाता जहां कोई नहीं था। एक हल्की आवाज जैसे पायल की झंकार देर रात लंबी दालान में गूंजती और उनके जांचने जाने पर गायब हो जाती। रोहन और कबीर हंसते हुए इसे टाल देते, पुराने घर की चरमराहट और पेड़ों से आती हवा को दोष देते। यह पुराना घर बस ठीक हो रहा है, कबीर कंधे उचकाते हुए कहता। इसे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं है। लेकिन समीर को बढ़ती बेचैनी महसूस हुई। वह हल्की नींद वाला था और उसे अक्सर कमरे में एक ठंडी जगह महसूस होती थी, एक ठंडक जिसका रात की हवा से कोई लेना देना नहीं था। एक रात अजीब घटनाएं नजरअंदाज करना असंभव हो गईं। समीर रसोई में पानी का गिलास लेने गया था।
रेफ्रिजरेटर की धीमी सी आवाज के अलावा घर पूरी तरह से शांत था। जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। एक क्षणिक छाया, लंबी और पतली, दालान के दूर के छोर पर दरवाजे से गुजरी। यह साड़ी में एक महिला का स्पष्ट आकार था। उसका दिल उछलकर गले में आ गया। उसने आवाज दी, यह सोचकर कि यह रोशनी का धोखा हो सकता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हवा भारी और ठंडी हो गई और उसके बाद की खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। वह अपने कमरे में वापस भागा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने रोहन और कबीर को जगाया और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। उन्होंने सुना। उनकी अपनी शंका अब उनके दोस्त की आंखों में वास्तविक डर से हिल गई थी। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। उनके कदमों की गूंज खाली कमरों में जोर से गूंज रही थी। उन्हें कुछ नहीं मिला। सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से कसकर बंद थीं। वहां कोई नहीं था, लेकिन देखे जाने की भावना, अपने घर को एक अनदेखी उपस्थिति के साथ साझा करने की भावना अब उन तीनों से चिपक गई थी। घर अब एक पनाहगाह जैसा नहीं लगता था, यह एक पिंजरा जैसा लगता था। अगली रातें एक शांत डर से भरी थीं। नींद से भी ज्यादा सुकून नहीं मिलता था। समीर, जिसने आकृति देखी थी, सबसे ज्यादा प्रभावित था। उसे जीवंत सपने आने लगे। इन सपनों में वह दालान वाली वही महिला को देखता था। वह युवा और सुंदर थी। उसकी आंखें उदास और भावुक थीं। वह कभी नहीं बोलती थी, लेकिन वह उसका असीम दुख महसूस कर सकता था। वह बंगले के कमरों में घूमती रहती थी। उसकी चालें सुंदर लेकिन दुख से भरी होती थीं। वह उसके जीवन की झलकियां देखता था। बगीचे में उसका हंसना, गुलदस्ते में फूल सजना, और फिर एक क्रूर चेहरे वाले आदमी की एक गहरी याद। उसकी आवाज गुस्से में ऊंची होती थी। समीर ने अपने सपनों से टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह महिला कोई दुर्भावनापूर्ण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक गहरी अन्याय से फंसी हुई आत्मा थी। उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की और साथ में उन्होंने बंगले के इतिहास के बारे में और जानने का फैसला किया। उन्होंने पुराने शहर के अभिलेखागार का दौरा किया। धूल भरे भूमि रिकॉर्ड और पुराने समाचार पत्रों को घंटों तक खंगालते रहे। उन्हें पता चला कि बंगला एक बार विक्रम सिंह नामक एक धनी व्यापारी का था। वह अपनी पत्नी माया के साथ वहां रहता था। रिकॉर्ड से पता चला कि माया की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर एक दुर्घटना के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन पड़ोस में फुसफुसाहट एक अलग कहानी बताती थी। उनकी जांच ने उन्हें एक पुराने माली के पास पहुंचाया, जिसने दशकों पहले बंगले में काम किया था। वह आदमी अब कमजोर था। उसकी याददाश्त उम्र के कारण धुंधली थी, लेकिन उसे माया याद थी। वह एक दयालु आत्मा थी, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसे यह घर, यह बगीचा बहुत पसंद था, लेकिन उसका पति, वह एक लालची, क्रूर आदमी था। माली ने उन्हें बताया कि विक्रम संपत्ति बेचना चाहता था, लेकिन माया को यह विरासत में मिली थी और उसने इसे जाने देने से इनकार कर दिया था। उसने भयानक तर्कों और माया के बढ़ते डर के बारे में बताया। एक दिन वह बस चली गई। विक्रम ने बंगला बेच दिया और शहर छोड़ दिया, और किसी ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। दोस्त अब समझ गए थे, बंगला नंबर 17 को परेशान करने वाली आत्मा माया थी। वह उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह संवाद करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आत्मा बेचैन थी, उस घर से बंधी हुई थी जहां उसे एक बड़ा अन्याय हुआ था। वह न्याय चाहती थी। वह अपनी मृत्यु का सच सामने लाना चाहती थी। समीर के सपनों का आदमी, वह क्रूर चेहरे वाला, उसका पति विक्रम था। उसने सिर्फ उसका घर नहीं लिया था, उसने उसकी जान ले ली थी। दोस्तों ने महसूस किया कि वे एक ऐसी कहानी में आ गए थे जो 30 साल से ज्यादा समय से दबी हुई थी। वे उसकी शांति के लिए उसकी एकमात्र उम्मीद थे। सच जानने के बाद तीनों दोस्तों को पता था कि उनकी एक जिम्मेदारी है। वे बंगले को यूं ही नहीं छोड़ सकते थे और माया की कहानी को एक राज बने रहने नहीं दे सकते थे। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत जमा की और एक युवा महत्वाकांक्षी पत्रकार को काम पर रखा, जिससे वे अपनी नौकरी की तलाश के दौरान मिले थे। उन्होंने उसे सब कुछ बताया, भूतिया मुलाकातें, समीर के सपने, माली की गवाही और वे सुराग
जो उन्होंने शहर के अभिलेखागार में उजागर किए थे। पत्रकार उस अनसुलझे मामले से बहुत प्रभावित हुई। उसने लालच और धोखे की एक शक्तिशाली कहानी की संभावना देखी, एक ऐसी कहानी जो बहुत लंबे समय से छिपी हुई थी। उसने अपनी खुद की जांच शुरू की, अपने संसाधनों का उपयोग करके और गहराई से खुदाई की। जब कहानी आखिरकार प्रकाशित हुई तो उसने सनसनी फैला दी। यह मुंबई के एक प्रमुख समाचार पत्र के पहले पन्ने पर छपी, जिसका शीर्षक था बंगला 17 में हत्या, एक भूत का न्याय के लिए अनुरोध। लेख में सबूतों का विवरण दिया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि माया की मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उसके पति विक्रम सिंह द्वारा रची गई एक हत्या थी, जो अब दूसरे शहर में एक शक्तिशाली और सम्मानित उद्योगपति था। जनता का आक्रोश तुरंत हुआ। पुलिस भारी दबाव में दशकों पुराने मामले को फिर से खोलने के लिए मजबूर हुई। विक्रम सिंह को पूछताछ के लिए लाया गया। उसका सावधानी से बनाया गया जीवन उसके आसपास बिखरने लगा। जांच में और भी राज सामने आए। उन्हें माया की एक छिपी हुई डायरी मिली, जो उसके पुराने कमरे में एक डीले फर्श के नीचे छिपी हुई थी। एक खोज जो समीर को एक दोपहर अचानक तीव्र ठंडक महसूस होने से मिली। डायरी पहेली का अंतिम टुकड़ा थी। अपने ही शब्दों में माया ने विक्रम की क्रूरता और उसकी धमकियों का दस्तावेजीकरण किया था। अकाट्य सबूतों का सामना करने पर विक्रम ने अपराध कबूल कर लिया। न्याय जो लंबे समय से रुका हुआ था, आखिरकार मिल गया था। इस खबर से तीनों दोस्तों को गहरी राहत मिली। उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया था, बल्कि एक भयानक गलती को भी ठीक किया था। उस रात बंगला नंबर 17 का माहौल अलग महसूस हुआ। यह हल्का गर्म था। ठंडी जगहें गायब हो गई थीं और भारी खामोशी की जगह एक शांतिपूर्ण सुकून ने ले ली थी। समीर को एक और सपना आया। उसने माया को देखा, लेकिन इस बार वह उदास नहीं थी। वह बगीचे में खड़ी थी, एक नरम अलौकिक रोशनी में नहा रही थी। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। कृतज्ञता और शांति की मुस्कान फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आत्मा आखिरकार आजाद हो गई थी। दोस्तों को पता था कि बंगले में उनका समय खत्म हो गया था। नए आत्मविश्वास और खबरों से मिली थोड़ी प्रसिद्धि के साथ उन्हें जल्द ही अच्छी नौकरियां और रहने के लिए एक नई जगह मिल गई। उन्होंने बंगला नंबर 17 को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वे उस भूत को कभी नहीं भूले जिसने उन्हें साहस, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने